हेलो, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के एक नए फैसले पर, आरबीआई के एक नए फ्रेमवर्क पर। दरअसल आरबीआई पिछले कुछ महीनों से लगातार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नजर बनाए हुए है और एक के बाद एक बड़े एक्शन भी ले रहा है। अब एक बार फिर से आरबीआई ने बैंकों पर बड़ा एक्शन लिया है और बैंकों की मनमानी पर रोक लगाई है। अब अगर आपको बिना सही जानकारी दिए, आपकी जरूरत को समझे बिना या आपकी स्पष्ट सहमति के बिना कोई इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या कोई दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको बेचा गया बैंक की तरफ से, तो बैंक को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरबीआई ने इसके लिए एक नया और बड़ा फ्रेमवर्क जारी किया है और ये जो नए नियम हैं 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होंगे। नए आरबीआई नियमों के तहत ग्राहक का पैसा वापस होगा और नुकसान की भरपाई भी होगी। और इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझेंगे प्रियंका मैम के साथ। तो प्रियंका मैम, आरबीआई जो नया फ्रेमवर्क लेके आया है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या नियम है और ये मिस सेलिंग को लेकर आरबीआई इतना सख्त क्यों है, पहले इस पर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आरबीआई जो है ओवरऑल चाह रहा है कि जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट जी बने। इसे लगातार हम देख रहे हैं, सिमरनजीत, मैं और आप कई बार बात भी कर चुके जी हैं कि एनबीएफसीज किस तरह से काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं, इन पर भी सख्त कार्रवाई होते हुए हम देख रहे हैं। कई एनबीएफसीज के लाइसेंस रद्द हुए, कई कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है कामकाज करने से रोका गया। और इसी कड़ी में एक जो कंज्यूमर के लिए अब जो है एंटी मिस सेलिंग फ्रेमवर्क की गाइडलाइन सामने आ गई है। आरबीआई ने कहा इसे वो 1 जनवरी 2027 से लागू करने की तैयारी में है। और एंटी मिस सेलिंग फ्रेमवर्क पर बातचीत जो है वो बहुत समय से चल रही थी, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूँगी। आरबीआई के ये आंकड़े हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में उसके पास बैंक और एनबीएफसी से गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचे जाने की शिकायतें पता कितनी आई हैं? लगभग 2,96,000। और इसके बाद से ये सोच शुरू हो गई कि मिस सेलिंग को लेकर के कुछ नए रूल्स लाने की ज़रूरत है, कुछ डायरेक्शंस लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से बैंक अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं, जिस तरह से उसकी मार्केटिंग करते हैं और जिस तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, यहाँ बहुत बड़ी जो है एक लीपापोती कहूँ या थोपा थोपी कहूँ कि कंज्यूमर को कुछ भी थोप दिया जा रहा था। क्योंकि बैंक, हमारे देश में बैंक भरोसे का नाम है, हम सबको बड़ा ट्रस्ट है क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पर है और हमें लगता है कि यहाँ हमारा पैसा सबसे महफूज है। और अगर मैं बात करूँ हमसे ठीक पहले की जनरेशन की, तो हमारे पेरेंट्स वगैरह को देखिए, वो कोई ना कोई एक बैंक मैनेजर होगा जो उनको जानता होगा, जाएंगे तो चाय पियेंगे, थोड़ा वक्त बिताएंगे। और ये बैंक मैनेजर जो है ना, इन लोगों से जो दोस्ती बनाते हैं ना, उसमें एक ट्रस्ट और होता है कि भाई ये हमारे पैसे का ख्याल है, ये हमें गलत जो है कोई जानकारी नहीं देंगे और गलत चीज़ नहीं ऑफर करेंगे। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ये बैंक के एम्प्लॉयज़ उठा रहे थे कि गलत चीज़ें, अनसूटेबल प्रोडक्ट, जिस पर ये आरबीआई के शब्द हैं कि अनसूटेबल प्रोडक्ट बेच दिया जा रहा है। आपके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं से भी ज़्यादा अनसूटेबल, आपकी एज क्या है, आपको एक इंश्योरेंस बेच दिया गया जिसकी जो 20 साल तक का इंश्योरेंस है। मान लीजिए एक 60 साल के व्यक्ति को आप एक ऐसा यूलिप प्लान बेच देंगे जिसकी मियाद कुछ 15-20 साल है, तो उनके लिए क्या? तो ये अनसूटेबल प्रोडक्ट जो बेचे जा रहे हैं। तो एक आंकड़ा मैंने बताया, 2,96,000 की कंप्लेंट। और आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास इसी फाइनेंशियल ईयर 25 में कुल 13,34,000 शिकायतें आई थी और जिसमें 81% जो थी वो बैंकों के खिलाफ थी। हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता मिस सेलिंग, पर बैंकों से नाखुश थे लोग और इसीलिए इस दिशा निर्देश को लाने के लिए सोचा गया। इनफैक्ट आरबीआई ने फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में, जब वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है, उसके बाद जब गवर्नर बात करते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि मिस सेलिंग को लेकर के बैंकों को जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो किसी को भी दे रहे हैं उसमें रिस्क एपेटाइट है कि नहीं, आप वो कंज्यूमर को ज़रूरत है या नहीं। हम अपनी ज़रूरत, यानी बैंक के ये एम्प्लॉय अपनी ज़रूरत के लिए प्रोडक्ट ना बेच रहे हो, जबकि वो की ज़रूरत है सामने वाले को कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मिस सेलिंग बहुत हो रही थी और इसी को एक तरह से रोकने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए ये कदम है। प्रियंका, मिस सेलिंग हो रही थी और आपने बताया कि आरबीआई के पास मिस सेलिंग से रिलेटेड 3 लाख के आसपास शिकायतें भी आई। लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर बैंक्स जो हैं या जो उनमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं,
वो मिस सेलिंग करते क्यों, इसके पीछे क्या बड़ा रीजन है? क्या कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं या किस वजह से इतनी मिस सेलिंग बढ़ती जा रही है? देखिए, टारगेट तो एक बड़ा रीजन है ही, और कई बार हम ऐसी खबरें भी पढ़ चुके हैं कि जो बैंक एम्प्लॉयज हैं इनके पास प्रेशर बहुत होता है इन टारगेट को मीट करने का, और इस टारगेट को मीट करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, झूठ बोल देते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट तो बिक जाएगा ना, बेच देते हैं, उनके नाम के सामने लग जाएगा कि देखिए इन्होंने इतने प्रोडक्ट बेचे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हो सकता है 1-1.5 साल के बाद बैंक छोड़ करके दूसरे बैंक में चले जाएंगे, दूसरे इलाके में चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे, पर उनका बेचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो तो कंज्यूमर के साथ चिपक जाता है ना। उस समय वो अपने मैनेजर के सामने तो चमक जाते हैं प्रोडक्ट चिपका करके, खुद निकल जाते हैं दूसरी जगह और कंज्यूमर परेशान हो जाता है। अब इस बैंक मैनेजर को मैं दोष दे सकती हूँ जिसने अपने एम्प्लॉय पर ये प्रेशर डाला है, लेकिन उसके पास भी तो ऊपर से ही ये प्रेशर आ रहा होगा कि इतने टारगेट आपको मीट करने हैं। तो ये जो टारगेट का, सेल्स का जो प्रेशर है, और इसीलिए हम कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई कि जो बैंक के एम्प्लॉय हैं वो इमेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं क्योंकि टारगेट्स उनको इतने स्ट्रिक्ट दिए जाते हैं कि ये भी बेचो। अब बताइए, बैंक इंश्योरेंस के जरिए आपका जो बैंक का एम्प्लॉय है वो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है, ठीक है। बैंक आपको म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, बैंक आपको जो है कहीं ना कहीं आपको ये बोल देते हैं, कुछ बंडल्ड प्रोडक्ट बेच देते हैं कि आप एफडी करवाने आए तो आपको लॉकर आप ले लीजिए, या आप लॉकर लेने गए तो आप एफडी ले लीजिए, आप होम लोन लेने गए हैं तो जी इसके साथ आपको एक इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए, और आप इसी कंपनी, इसे कहते हैं बंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है, उनके नंबर बढ़ जाते हैं कि भाई उन्होंने इतने प्रोडक्ट बेचे हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। बैंक इंश्योरेंस बहुत बड़ी मिस सेलिंग बैंक नेटवर्क से हो रही है। बिल्कुल। तो प्रियंका मैम, अभी आपने जो होम लोन का जिक्र किया, तो अब ये जो आरबीआई नए नियम ला रहा है, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि बैंक जब होम लोन लेते हैं तो कई बार डराया जाता है कि आप होम लोन ले रहे हैं तो आप इसके साथ इंश्योरेंस ले लीजिए, बिल्कुल। इसी बैंक से इंश्योरेंस लीजिए। तो ऐसी चीज़ों पर अब रोक लग जाएगी आरबीआई जब ये नियम लाएगा, या फिर देखिए, बैंक? बंडलिंग पर रोक लगाना है। और बंडलिंग मतलब आप एक प्रोडक्ट के साथ ये नहीं बोल सकते कि आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, इसके साथ आपको ये लेना ही है। क्योंकि मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी सीनियर सिटीजन मदर को अपने कुछ पैसों की एफडी करनी थी, और वो जो बैंक मैनेजर था वो उन्हें बार बार एफडी की जगह कह रहा था, आप एफडी की जगह आप एक यूलिप प्लान ले लीजिए आंटी, क्योंकि आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद वो बार बार मेरी मदर्स को फ़ोन कर रहा है, कह रहा आपको पेपर वर्क करने के लिए बैंक में भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके घर आता हूँ, कुछ सिग्नेचर्स की ज़रूरत है, आप वो कर दीजिए। तो आप देख रहे हो यूलिप में क्या होता कि उनको रिटर्न ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मिल रहा होगा एक बैंक एफडी से, और उन्होंने मन भी बना लिया था, लेकिन वो इतने लंबे टेन्योर का था और वो उसमें फंस के रह जाती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये सारी जो सेलिंग हो रही है ना, सीनियर सिटीजन्स बड़े सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं सिमरनजीत। अगर आप बैंक में जाएंगे, अभी भी सीनियर सिटीजन्स बैंक जाते हैं अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, अपनी एफडी करने के लिए। बैंक, जैसे मैंने कहा, बैंक एम्प्लॉय से उनका एक रिश्ता होता, तो ऐसे भी कभी कभी वो चले जाते हैं, और वो बहुत इजी टारगेट बन रहे थे सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब बैंक जाएं किसी एक काम के लिए और आपको कुछ और नहीं चिपका दिया जाए, थोपा नहीं जाए। आपको कोई ना कोई आके बताएगा कि इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो एक जो बंडलिंग चल रही है, और एक ना मैंडेटरी बंडलिंग कह देंगे, जैसा कि होम लोन के साथ ज़्यादातर होता है कि होम लोन ले रहे हैं ना, आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना होगा इसके साथ, और आपको इसी कंपनी का इंश्योरेंस लेना होगा जो कि उन्हीं की शायद अलाइड कंपनी का इंश्योरेंस होगा। तो कंपलसरी बंडलिंग पर भी आरबीआई की नज़र है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिमरनजीत, एक्सप्लिसिट परमिशन लेना होगा, यानी बस कहा कही वाली बात नहीं चलेगी, आपको बिल्कुल लिखित जो है वो परमिशन लेना होगा, वर्बल परमिशन लेना होगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति है वो लिखित नहीं दे सकता है कि हाँ स्पष्ट मंजूरी है, एक्सप्लिसिट परमिशन, एक्सप्लिसिट कंसेंट इसी को कहते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अनफिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे कंज्यूमर को। अनफिट से मेरा मतलब है ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ये वो शख्स है जिसको बेचा जा रहा है, ये इसको इसकी ज़रूरत भी है या नहीं, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन जो बेच रहा है, मैं अगर बेच रही हूँ तो मुझे ज़रूरत है ना, मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर में कोई रिश्ता नहीं था, वो बस बैंक के एम्प्लॉय के टारगेट से वो रिश्ता जुड़ा हुआ था, और इसीलिए
उसको ही जो है रोकथाम करना चाहती है आरबीआई। एक्सप्लिसिट परमिशन और बंडलिंग, इन पर नजर रहेगी, हर चीज की परमिशन बहुत जरूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो प्रियंका मैम, यहाँ पर हम डार्क पैटर्न की बात करें, मिस सेलिंग की बात करें, तो यहाँ पर एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। डेटम इंटेलिजेंस की ये एक रिपोर्ट है और ये नंबर देखिएगा, आप हैरान भी करते हैं नंबर बहुत। आप देखिए कि हालांकि ये नंबर बैंकों से रिलेटेड नहीं है, ये हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उससे रिलेटेड है। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारतीय ग्राहकों को हर साल 28,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। उनके कार्ट में चीज़ें खुद जुड़ जा रही हैं, या फिर जब वो पेमेंट करके फाइनल स्टेप पर आते हैं तो हिडन चार्जेस वहाँ पर आते हैं, और इस तरीके से हर साल 28,000 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। और 88% जो ऑनलाइन खरीदार हैं, बायर्स हैं, वो इसका शिकार बनते हैं। और हर ग्राहक जो है वो एवरेज अगर देखें हर महीने 78 रुपीज़ से लेकर 87 रुपीज़ तक का उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि 81% लोग जो इस सर्वे में बता रहे हैं, 81% लोग ऐसे हैं जो इसे पहचान लेते हैं कि ये डार्क पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर फंस जाते हैं। 73% प्लेटफॉर्म फोर्स्ड एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 63% यूज़र जो है वो हिडन चार्जेस का सामना करते हैं, ऐसा इस सर्वे में कहा गया है। और जितनी भी शिकायतें हो रही हैं उसके बावजूद सिर्फ 23% ग्राहकों को यहाँ पर समाधान मिलता है। और यही वजह है कि 69% जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर सख्त नियम लाने की भी मांग कर रहे हैं। ये डेटम इंटेलिजेंस की हाल ही का एक सर्वे है जो 50 शहरों में उनकी तरफ से किया गया है। तो प्रियंका, कोई अगर ग्राहक है तो वो कैसे पहचाने कि उसके साथ मिस सेलिंग हुई है या फिर वो डार्क पैटर्न के अंदर वो फंसता जा रहा है? आपने शुरुआत में कहा सिमरनजीत कि ये ना सारी ऑनलाइन कंपनियों का ये नंबर है जो जी। डेटम इंटेलिजेंस ने निकाल करके शेयर किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक्स भी जो है डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो एंटी मिस सेलिंग फ्रेमवर्क है, इसमें आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि आप बिल्कुल भी डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिबंध लगा देंगे कि आप इस तरह का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी से खेला जाता है। आप ये कर लीजिए, और कभी कभी कुछ ऐसे पेजेस आ जाएंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि उसमें कुछ पेमेंट लिखा है जो आपको लगेगा कि ये मैं पेमेंट करूंगा या करूंगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो ये कंज्यूमर को ना एक तरह से एक इंजीनियर प्रोडक्ट होता है जो उसके माइंड से गेम करता है डार्क पैटर्न। लेकिन अब आरबीआई ने कहा कि भाई आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको क्लियरली बताना है कि आप क्या दे रहे हैं उनको, उसमें किस तरह की फीस है, और उनको लेना मैंडेटरी तो आप कर ही नहीं सकते हैं, उनसे आप परमिशन लेकर ही उन्हें बेच सकेंगे। तो डार्क पैटर्न जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें उलझा देता है। हमें ऐसा लगता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, एक बायर की साइकोलॉजी समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति बैंक की वेबसाइट पर आए तो वो क्यों आया है, तो उसको उससे ही रिलेटेड चीज़ों में उलझाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उलझन में आकर के हम उस पर क्लिक करके हम कोई चीज़ ऐसी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार पुश नोटिफिकेशन आता रहेगा, ये काम कर लिया कि नहीं, ये काम कर लिया कि नहीं, आपको ये काम करना था, आपने ये चेक किया कि नहीं, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। और ये जो है ना बार बार दोहराना एक ही बात को, पॉपअप लाना, पुश नोटिफिकेशन भेजना, आपसे परमिशन मांगना कि हम आपके फ़ोन पर ये मैसेजेस भेजेंगे, और आप इतने सारे में येस नो में कंफ्यूज होकर यस दबा करके उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस डार्क पैटर्न पर भी आरबीआई का ये जो फ्रेमवर्क है एंटी मिस सेलिंग, बहुत सख्ती से कह रहा है कि इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। बैंक को जो है पूरी इस पर रोक लग गई है, और यस दबाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं बैंक। उनको क्लियरली बताना होगा क्या चार्जेस हैं, क्या रिस्क हैं, और साफ साफ बताएंगे आप पहले, उनसे फिर परमिशन लेंगे कि वो उनको बेचें, वो खरीद रहे हैं तो उनसे कि आपने समझ के लिया या नहीं लिया। पर इसमें भी ना सिमरनजीत एक बड़ा लूपहोल मुझे नजर आ रहा है। क्या बताइए मैम प्लीज। अगर अभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये है कि जब आप कुछ इंश्योरेंस बेचते हैं तो आप फिर कॉल करेंगे और कंज्यूमर से पूछेंगे कि आपने ये बीमा लिया है, क्या आप जानते हैं इसके फीचर्स को, समझ रहे हैं। ये कॉल मेरे पास तो आया था जब मैंने एक इंश्योरेंस खरीदा था, ठीक है। अब वो जिस तरह से पूछते हैं वो इस तरह से पूछते हैं जिसमें साफ लगता है कि वो मेरा जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, आपने ये इंश्योरेंस लिया, सब ठीक है, इसमें कुछ आपको सवाल तो नहीं करना है, अच्छा ठीक है, टक। मतलब वो इंटेंशन ही नहीं लगता है कि वो मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये जो एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट लेना है,
आई होप वो बस ऐसे ही ना हो कि बस कहने को लिप जॉब हो कि हाँ ठीक है लेना है, पर उसको ढंग से पूछें, आप समझिए कंज्यूमर को। किसी के पास टाइम ही नहीं है कंज्यूमर की सुनने की, बस बेचते जाओ बेचते जाओ। ये एक बड़ी समस्या मुझे लगता है। आरबीआई ये रूल्स तो ला रहा है, पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि ग्राउंड पर ये रूल्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। बिल्कुल प्रियंका मैम, यहाँ पर मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा और कंज्यूमर के नज़रिए से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर कोई कंज्यूमर मिस सेलिंग का, डार्क पैटर्न का वो शिकार हो जाता है, बैंक में वो शिकायत भी कर देता है इस चीज़ की, लेकिन अगर बैंक उसकी कंप्लेंट को, उसकी शिकायत को रिजेक्ट कर दे, तो फिर उसके पास आगे क्या ऑप्शन रहेगा? क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाए, आरबीआई में शिकायत करे, क्या कर सकता है आगे वो? बिल्कुल, ओम्बड्समैन और आरबीआई दोनों के हेल्पलाइन और ईमेल एड्रेसेस हैं। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन के भी डिटेल मिल जाएंगे। आरबीआई की भी जो है सचेत करके उनकी भी एक पूरी वेबसाइट है जिसमें वो इस तरह की कंप्लेन लेते हैं, किसी भी तरह के फ्रॉड की, किसी भी तरह की मिस सेलिंग की। हर बैंक में ये फ्रेमवर्क होता है कि आप इसको एस्केलेट करेंगे, ठीक है। आप अगर जाएंगे वहाँ पे पूरी तरह से कंज्यूमर कंप्लेंट का होगा कि इतने समय में अगर आपको बैंक से जवाब नहीं मिला है तो आप बैंक के सीनियर मैनेजर के पास जाएंगे। वो कुछ जवाब आपको संतोषजनक नहीं देते या जो रिजल्ट आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएंगे या आरबीआई के पास जाएंगे। दोनों बात एक ही है, आप ओम्बड्समैन के पास जाएं या आरबीआई के पास जाएं। स्पष्टता से अपनी पूरी कंप्लेन लिख करके आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेजने की सुविधा देते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और अभी तो जो ये एंटी मिस सेलिंग फ्रेमवर्क है उसमें ये कहा गया कि आप केवल कंज्यूमर को उसके पैसे नहीं लौटाएंगे, आप मुआवजा भी देंगे, उसको कॉम्पनसेट करेंगे। अगर उसका कोई नुकसान पहले तो जो पैसा लिया प्लस एक कॉम्पनसेशन का भी एलिमेंट इसमें मुझे नजर आ रहा है, जो कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। कॉम्पनसेशन अगर आपको चाहिए तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाकर ही शिकायत करनी पड़ती थी या आरबीआई के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब कहा गया है एंटी मिस सेलिंग के जरिए कि अगर कंज्यूमर कंप्लेन करेगा, मिस सेलिंग की शिकायत करेगा और अगर वो साबित हो जाएगा तो बैंक उसको केवल वही पैसा नहीं लौटाएगा जो प्रोडक्ट बेचा गया है, बल्कि उसे कॉम्पनसेट भी करेगा। लेकिन हाँ, अगर बैंक आपके साथ मिस सेलिंग होती है, बैंक आपको नहीं सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन और आरबीआई को ज़रूर करें। बिल्कुल। चलिए प्रियंका मैम, अब नज़र इसी बात पर रहेगी, 1 जनवरी 2027 से नए नियम, नया फ्रेमवर्क लागू हो रहा है। आरबीआई कितनी सख्ती से लागू करता है और बैंक किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, इस पर नजर रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।